हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वे ऑफ कपल फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो वेइंग को अब क्लाउड रिसेस में रहते रहते 15 से भी ज्यादा दिन हो गए थे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब उसमें और वांगजी में लड़ाई नहीं होती थी। पर उसे कभी भी मौका नहीं मिल पाया वहां से भाग जाने का। वेइंग ने सोचा वांगजी के सामने ये छोटे मोटे कॉन्टेस्ट से तो वो नहीं हारने वाला। अब उसे अपने कुछ रियल स्किल्स दिखाने होंगे। ऐसा कहकर वो वांगजी से पूछता है, जिद्दी लड़के, क्या तुम स्विमिंग करना जानते हो? वांगची कहता है, थोड़ा बहुत। तो वही गुस्से कहता है, कल परसों की बात है, मैं यहाँ घूम रहा था तो मुझे तुम्हारे घर के पीछे बैक माउंटेन में एक जगह मिली। वहाँ हम स्विमिंग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि वांगजी कोई रिएक्शन दे पाता, विंग तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और वही बैक माउंटेन में ले जाने लगता है। दोनों कोल्ड स्प्रिंग के पास आ जाते हैं। विंग तुरंत अपने बूट्स निकालता है, अपनी शर्ट निकालता है, सिर्फ अपने ट्राउजर्स में होता है और अंदर पानी में चला जाता है। जैसे ही उसकी बॉडी पानी को टच करती है उसे बहुत तेज ठंड लगती है और वो कपकपाने लगता है। वो वांगजी से कहता है, जिद्दी लड़के, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये जगह इतनी ठंडी है? मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। वांगजी उससे कहता है, तुम्हारी जल्दबाजी की ही तुम्हें सजा मिली है। अब वही वांगजी से कहता है, तुम पानी में क्यों नहीं आते? क्या तुम पहले ही हार गए? अभी के अभी पानी में आओ। ये पानी बहुत ठंडा है तो हम स्विमिंग तो नहीं कर सकते। तो फिर हमें इस पानी में सांस रोके हुए खड़े होना होगा। अगर तुम हार जाते हो तो तुम मुझे जाने देना। वांगजी उससे कहता है, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं ऐसा कोई कंपटीशन करने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वुयिंग उसे पीछे से पकड़ के खींच लेता है और उससे कहता है, प्लीज ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ। अब वांगजी भी वुयिंग के साथ कोल्ड स्प्रिंग में आ जाता है। पानी में गिरने के बाद वुयिंग और कपकपाने लगा था और उसने वांगजी को अपने हाथ पैरों से इतना कस के जकड़ लिया था जैसे वो उसकी लाइफ सेविंग जैकेट हो। वुयिंग गुस्से कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे वार्म नहीं करोगे? वांगजी गुस्से में उससे कहता है, मुझसे दूर हो जाओ। वांगजी उसका हाथ झटक कर वहां से जाने लगा था कि विंग ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, प्लीज मत जाओ, यहाँ सच में बहुत ठंड है। वांगजी ने बहुत कोशिश की लेकिन विंग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जब वांगजी ने खुद ही हिलना बंद कर दिया तो विंग ने उसे कस के पकड़ लिया। वांगजी के बॉडी टेम्परेचर से अब विंग को भी थोड़ा गर्म लगने लगा था और ठंड से जो लिप्स उसके ब्लू हो गए थे अब वो फिर से ब्लडी रेड होने लगे थे। वांगजी तो जैसे बिल्कुल स्टैचू बन गया था। कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद जब विंग को ठीक लगता है तो वो वांगजी से अलग हो जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सच में खुद को रोक नहीं पाया। वांगजी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। विंग फिर उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? विंग उससे सॉरी बोलता है लेकिन वांगजी उस बात का भी कोई जवाब नहीं देता और ऐसे ही खड़ा रहता है। कुछ समय बाद विंग फिर उससे पूछता है, जिद्दी लड़के, क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो गए हो? अब मुझे डर लग रहा है, मुझसे कुछ तो कहो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी फ्यूचर में ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम प्लीज मेरी तरफ एक बार देखोगे? वांगजी उसकी तरफ देखता है। वो नोटिस करता है कि वुइंग काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो उससे कहता है, कुछ नहीं, और वहां से आगे बढ़ने लगता है। वुइंग किनारे पर अपने कपड़े पहन रहा होता है तो वो वांगजी से पूछता है, तुम कहाँ रहते हो? वांगजी कहता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? वुइंग कहता है, क्योंकि मुझे लगता है अब मैं शायद इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये जगह काफी अच्छी है। तुम मुझे बताओ ना, तुम कहाँ रहते हो, मैं रोज तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया करूंगा। वांगजी उससे कहता है, साइलेंस रूम में। उस दिन के बाद से वांगजी को वेइंग बहुत दिनों तक नहीं दिखा था। वांगजी अपनी हर ब्लाइंड डेट के बाद साइलेंस रूम जाया करता था, इस सोच में कि शायद वेइंग वहां होगा, लेकिन वेइंग कभी भी वहां नहीं होता था। वांगजी जब अपनी क्लासेस के लिए जाता तो उसे वेइंग दिखने लगता, कभी लड़कियों से बातें करते हुए, उनसे फ्लर्ट करते हुए, तो कभी उसकी तरफ जीभ दिखाते हुए। कुछ लड़कियां उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती लेकिन वो उन पर कोई ध्यान नहीं देता था। जिस इंसान का मुस्कुराता चेहरा वो देखना चाहता था वो उसे नहीं दिख रहा था। एक दिन वांगजी जब अपनी क्लास खत्म करके जा रहा था तो कुछ लड़कियां भी उसके पीछे आ रही थीं, जो आपस में बातें करने लगी। आजकल सेकंड मास्टरलैंड कुछ अनहैप्पी दिखाई देते हैं ना? ऐसा लगता है जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हैं। वो जरूर किसी लड़की को पसंद करने लगे हैं। तो दूसरी लड़की कहती है, मुझे तो उस लड़की से बहुत जलन हो रही है जिसको भी वो पसंद करते हैं। अब वांगजी साइलेंस रूम में बैठा अपना जिदर प्ले कर रहा था कि तभी उसके पास दो राउंड स्नो बॉल्स लुढ़कते हुए आते हैं। वो दो राउंड स्नो बॉल्स एक्चुअली दो रैबिट्स थे जो वांगजी के पास आए थे। एक तो बिल्कुल शांति से वांगजी के पास बैठ गया था, दूसरा उस बुक पर जम किए जा रहा था जो वांगजी ने खोल रखी थी। उनके साथ में एक पेपर बॉल भी उसके पास आता है जिस पर काफी सारे फुटप्रिंट्स बने हुए थे। वांगजी उस पेपर को खोलता है। उस पेपर में लिखा था, जिद्दी लड़के, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है क्लाउड रिसेस में, लेकिन मैंने अभी तक लान वांगजी को नहीं देखा।
अंकल जियांग ने ओल्ड लैन चरण से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने फिर से एक्सक्यूजेस बना दिए कि वांग जी बिजी है। अंकल ने मुझे डांट लगाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उन लोगों को परेशान किया है, इसलिए वो मुझसे वांग जी से नहीं मिलने देना चाहते। शायद मैं लान वांग जी से नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोल्ड स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने की वजह से मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, और अंकल जियांग को भी कुछ काम है युनमग में, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने माउंटेन पर से ये 2 वाइल्ड रैबिट्स पकड़े हैं। तुम मेरी जगह इनके साथ खेला करना। हालांकि इन दोनों रैबिट्स में से एक बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसने मुझे बहुत बार काट लिया था। अगर वो तुम्हें भी परेशान करे तो रोस्ट करके उसे खा जाना। पता नहीं अब मैं तुमसे कब मिल पाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। अगली बार जब भी मुझे क्लाउड से आने का मौका मिलेगा तो तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। लेटर पढ़ते ही वांग जी के पैरों में जो वो खरगोश थे वो तुरंत उन्हें अपनी गोद में उठा लेता है और उन्हें बहुत टाइटली हक करता है। वो तुरंत वीइंग की तलाश में निकल जाता है। उस रूम में आता है जहाँ वीइंग रहा करता था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ 2 लैंड मेंबर्स थे जो रूम को साफ कर रहे थे। वो वांग जी से कहते हैं, यंग मास्टर लैन, यंग मास्टर वे तो जांग फैमिली के साथ सुबह ही युनमक के लिए जा चुके हैं। तभी एक लड़के को पिलो के पास एक हैंकरचीफ मिलता है। उस हैंकरचीफ पर एम्ब्रॉयडरी हो रही थी जिसमें 2 फिगर बने हुए थे और वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो लड़का उस हैंकरचीफ को फेंकने वाला था, लेकिन वांग जी ने उससे छीन लिया। वांग जी ने उस एम्ब्रॉयडरी पर हाथ फिराया और उस हैंकरचीफ को फोल्ड करके अपने पास रख लिया। यिनमक जैंग क्लैन के चले जाने के बाद भी वांग जी की ब्लाइंड डेट का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जो स्क्रॉल वांग जी को दिया गया था उसमें से एक एक करके सारी लड़कियां और उनकी फैमिली वांग जी से बातें कर चुकी थी, और वो सब लोग क्लाउड रिसेस को छोड़कर जा चुके थे। क्लाउड रिसेस अब फिर से वही बोरिंग जगह बन गई थी, क्योंकि वहाँ लोगों की चहल पहल ही नहीं थी। और लास्ट में जाकर उस स्क्रॉल पर नाम था वुयिंग का। सारे लैंड मेंबर्स और वांग जी हॉल में बैठे हुए थे। लैन चिरैन ने उस स्क्रॉल को पढ़ा और उसमें देखा कि लास्ट में नेम वीइंग का था। उसने उस स्क्रॉल को क्रम्बल करके फेंक दिया। उसने वांग जी से पूछा, वांग जी, अब तुम सारी लड़कियों से मिल चुके हो जो तुमसे शादी करना चाहती थी। अब तुम उन लड़कियों के नाम लिखो जो तुम्हें अच्छी लगी हैं। सारे लैंड एल्डर्स मिलकर इस बात पर तुम्हें सजेशन देंगे कि तुम्हें किस लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए, जो हमारी फैमिली के लिए, हमारे लैंड क्लैन के लिए भी अच्छी रहे। जी अपना सिर हिला देता है, पेपर पर सिर्फ 2 वर्ड लिखता है और लैंजरैन को पेपर दे देता है। लैंजरैन उसे देखते ही शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उस इंसान से मिले भी नहीं हो। लैंजरैन उसे कहता है, वांग जी अच्छे से सोचकर यहाँ नाम लिखो। वांग जी कहता है, मैं अच्छे से सोचकर ही नाम लिख रहा हूँ अंकल। लैंजरैन कहता है, तुमने उसे देखा भी नहीं है, फिर तुम उसे कैसे चूज कर सकते हो। वांग जी कहता है, मैंने उसे देखा है। लैन चैन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और लैन चैन चुपके से मुस्कुरा रहा था। वांग जी सबको बता देता है कि नाइट पेट्रोलिंग के वक्त वांग जी अक्सर उससे मिला करता था। लैन चैन गुस्से में कहता है, मुझे पता था ये वीइंग हमारे नियमों का उल्लंघन जरूर करने की कोशिश करेगा। सारे लैंड एल्डर्स और लैंड चैनल इस बात के खिलाफ थे कि वीइंग उनकी डॉटर इन लॉ बनेगा। वो सब मिलकर वीइंग के किए गए सारे क्राइम्स वांग जी को एक एक करके गिनाने लगते हैं, जो वीइंग ने क्लाउड सेस में आते ही शुरू कर दिए थे। ये सुनकर अब लैन चैन को बहुत बुरा लग रहा था। लैन चैन खड़ा होता है और उन सबसे कहता है, मुझे भी लगता है कि मास्टर वे एक अच्छे इंसान हैं। वो इमेच्योर ज़रूर हैं, लेकिन वो जेन्यून हैं। वो दिल से बहुत अच्छे हैं और वांग जी की रेस्पेक्ट करते हैं। फ्यूचर में वांग जी उनको नियमों का पालन करना सिखा देगा, तो अंकल्स आप लोगों को इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तभी एक लैंड एल्डर खड़ा होकर कहता है, मुझे लगता है कि यही इनकी डेस्टिनी में लिखा था। ये दोनों आपस में मिले, इनमें लड़ाइयाँ हुई और एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। और वे वुशियन कोई इविल पर्सन तो नहीं है, तो वांग जी क्यों उससे शादी नहीं कर सकता। इन दोनों का मिलना पहले से ही तय था, तो मेरा यही मानना है कि इस शादी के लिए मंजूरी दे देनी चाहिए। हम फेट के खिलाफ नहीं जा सकते। तभी दूसरे लोग भी कहते हैं ये डिसीजन सही होगा, और वैसे भी मास्टर वे एक बहुत अच्छी क्लान से बिलोंग करते हैं। वो जियांग क्लान से हैं। हमने पहले ही वे फुशन और लान वांगजी को ब्लाइंड डेट पर नहीं मिलने दिया, जो कि इनअप्रोप्रिएट है। वो तो क्लान लीडर जियांग एक अच्छे इंसान है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई और क्लान लीडर होता तो अब तक लैन क्लान से लड़ चुका होता। पूरे हॉल में वे वुशन को लेकर बातें होने लगी थी। कुछ एल्डर्स तो वे वुशन और वांगजी के रिश्ते के साथ थे, लेकिन कुछ उनके खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे वुशन एक ऐसा लड़का है जो उनकी क्लान के लिए आफत बन सकता है।
तभी लैन चुचैन खड़े होकर कहता है, एल्डर्स, मुझे लगता है कि हमें ये डिसीजन वांगजी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शादी उसे करनी है। उसे मास्टर वे के साथ जिंदगी भर साथ रहना है, तो हमें वांगजी का ओपिनियन जानना चाहिए। अब सारे लैन एल्डर्स की नज़रें वांगजी पर थीं। वांगजी कुछ समय के लिए साइलेंट रहता है और वो फिर उन सबसे कहता है, वो यिंग ऑलरेडी मेरा फोरहेड रिबन खोल चुका है। सबको पता था लैन क्लैन में कि फोरहेड रिबन खोल देने का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी एक लैन एल्डर कहता है, वांगजी, अगर मास्टर वे ने अनजाने में तुम्हारा फोरहेड रिबन खोला है तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो जिंदगी भर तुम्हारे पार्टनर बन के रहेंगे। वांगजी कहता है, वुयिंग ही मेरा डेस्टिन्ड पर्सन है। थोड़ी देर बाद वांगजी थोड़ा एम्बेरस फील करते हुए कहता है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और वेइंग ऑलरेडी एक दूसरे की बॉडी टच कर चुके हैं। अब पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था। सब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वांगजी ये सब कह रहा था। एक ऐसा इंसान जो बचपन से सारे रूल्स को फॉलो करते आया है और खुद पर नियंत्रण रखता आया है, वो ऐसी गलती कर सकता है। कुछ लोगों को लग रहा था कि वांगजी जरूर किसी के वश में है। लैन चिरैन को सबसे ज्यादा इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो गुस्से में वांगजी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? सारे लैन एल्डर्स उसे रोकते हैं। लैन चिचैन भी वांगजी की तरफ सस्पिशियस नजरों से देखता है और आखिरकार वांगजी और वे वुशन की शादी सेटल कर दी जाती है। लेकिन साथ ही में वांगजी को एंसेस्ट्रल हॉल के सामने घुटनों पर बैठे रहने की पनिशमेंट दी जाती है, वो भी पूरी रात के लिए। ये नज़ारा पूरे लैन क्लैन ने कभी नहीं देखा था। वांगजी जब अपनी पनिशमेंट में बैठा हुआ था तो लैन चिचैन उसके पास आता है। लैन चिचैन उससे कहता है, वांगजी, जब तुमने हॉल में कहा कि तुम और वे वुशन अपनी बॉडीज टच कर चुके हो तो तुम्हारा उससे क्या मतलब था? वांगजी उससे कहता है, ब्रदर, उसने मुझे हक किया था। लैन चिचैन उससे पूछता है, उसके बाद क्या हुआ वांगजी? वांगजी लैन चिचैन को कंफ्यूज्ड लुक देता है और उससे पूछता है, उसके बाद क्या ब्रदर? लैन चिचैन उससे पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? वांगजी फिर कंफ्यूज लुक देते हुए कहता है, कुछ मतलब? तो लैन चिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं वांगजी। इधर लैन चिरैन को ना चाहते हुए भी वांगजी का मैरिज प्रपोजल जांग क्लान के लिए भेजना था, लेकिन अभी उसे एक उम्मीद थी कि शायद जांग क्लान इस मैरिज को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि जैंग क्लान को यहाँ से गए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। हो सकता है इस बीच मास्टर वे की कहीं और एंगेजमेंट हो गई हो। लैन चिरैन वांगजी से कहता है, वांगजी, मैं तुम्हारी और वेइंग की मैरिज के लिए हाँ कर देता हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी होंगी। वांगजी कहता है, यस अंकल। मैरिज प्रपोजल का लेटर यांग क्लैन में सेंड कर दिया गया था। 1 हफ्ते तक वांगजी बेचैनी से रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था। 1 हफ्ते बाद आखिरकार उन लोगों का आंसर आ जाता है। वांगजी और वेइंग की मैरिज फिक्स कर दी जाती है, क्योंकि लैन एल्डर का कहना था जितनी जल्दी इन दोनों की शादी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी से एक दिन पहले वे वुशन की डॉरी भी लैन क्लैन पहुंच चुकी थी। वांगजी ने स्पेशली वेइंग की पर्सनल चीज़ों को अपने हाथों से रखा था और अपनी अलमीरा में स्पेशली उसके लिए जगह रिजर्व कर दी थी। वांगजी के बेड को भी वेडिंग बेड बना दिया गया था, जिस पे रेड कलर के पिलोज रखे हुए थे। वेडिंग डे वाले दिन 100 से भी ज़्यादा क्लान्स के लोग वहां पहुंचे थे। वांगजी भी शादी के जोड़े में एकदम तैयार था। तभी खबर मिलती है कि वे वुशन शादी छोड़कर भाग गया है। 1 महीने पहले जब युनमक जांग क्लैन ने लैन क्लैन का प्रपोजल लेटर रिसीव किया था तो वहाँ बहुत हंगामा हुआ था। विंग उनसे कह रहा था, मैं बिल्कुल भी ये शादी नहीं करूँगा। मैंने उस लैंग वांगजी को देखा भी नहीं है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? जेंगशा उससे कहता है, अगर फादर ने कहा है तुम्हें वहाँ शादी करनी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और क्या तुमने एल्डर्स की बातें नहीं सुनी? अगर तुम दोनों की शादी नहीं हुई तो जांग क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ साथ हम सब मर जाएं? तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो वेवुशन? क्या तुम हमारी क्लैन के लिए ये शादी नहीं कर सकते? वो यूं कहता है, मैं हार्टलेस हो रहा हूँ? अगर तुमसे कोई एल्डर आकर कहे कि तुम्हें उस पर्सन से शादी करनी है जिसने तुम्हें देखा भी नहीं है और तुमने भी उसे नहीं देखा है, तो क्या तुम उससे शादी कर लेते? जेंगशा कहता है, तो तुम उससे शादी के बाद मिल लेना ना, अब तो तुम उससे शादी ही करने वाले हो। वो यूं कहता है, तुम्हें इतनी ज्यादा उसकी पड़ी है तो तुम जाकर उससे शादी कर लो। जेंगशा कहता है, उसने मुझे चूज नहीं किया, तुम्हें चूज किया है। तो विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता? तुम उससे मिलकर देखो, क्या पता वो तुम्हें पसंद करने लगे। वैसे भी लड़कियों के साथ तो तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला, तो उससे ही शादी कर लो। जेंगशा उससे कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा वेवुशन। जांग फेंगम्यान उससे कहता है, आइंग, मुझे पता है तुम इस शादी को नहीं करना चाहते, लेकिन हम उस जेंटलमैन की बातों को भी नहीं ठुकरा सकते जिसने तुम्हें और लैन वांगजी को लेकर फॉर्चून टेलिंग की है।
तुम्हारे फादर और मदर को लेकर भी उन्होंने ही फॉर्चून टेलिंग की थी जब वो दोनों क्लाउड रेसेस में थे। वियिंग कहता है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से अलग हूँ। आपने देखा नहीं वो लान वांगजी कितना एरोगेंट है। मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ। जांग फेंगम्यान के बहुत समझाने पर भी जब वियिंग नहीं मानता तो जांग फेंगम्यान खुद ही उस प्रपोजल का आंसर हाँ में दे देता है। वो वियिंग के पेरेंट्स से कहता है, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि तुम दोनों भी यही चाहते होंगे, इसीलिए मैं खुद ही ये डिसीजन ले रहा हूँ। इधर शादी के वक्त वे विशन का कुछ पता नहीं लग रहा था। लैन मेंबर्स और जांग मेंबर्स सब मिलकर उसे ढूंढने में लगे थे। एक लैन एल्डर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये वे विशन बहुत एरोगेंट है। पता नहीं सेकंड मास्टर लैन ने ऐसा क्या देखा उसमें जो उससे शादी के लिए अग्री किया। अगर उन दोनों की शादी हो जाती है तो सेकंड मास्टर लैन जिंदगी भर परेशान रहेंगे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं वांग जी उनकी तरफ देख रहा था। वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। शादी का जो टाइम देखा गया था वो ऑलरेडी निकल चुका था। काफी समय बाद भी वियिंग नहीं आया था और आखिरकार वियिंग वहां आता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो जोर जोर से कह रहा था, तुम धोखेबाज हो जेंगचा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने भागने का प्लान बताया और तुमने एंड मौके पर अंकल जांग को सब कुछ बता दिया। जेंगचा उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे जैसे इंसान को कोई कैसे प्यार कर सकता है। पता नहीं लांगवांग जी ने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो तुमसे शादी के लिए हाँ कर दिया। वही गुस्से में कहता है, वो लांगवांग जी है कौन मुझे पसंद करने वाला। मैं उससे शादी क्यों करूं, क्योंकि वो लैन क्लैन का है। क्या लैन क्लैन इतनी महान है। जेंगचा उसे मुंह बंद रखने के लिए कहता है। विंग अपने घुटनों पर गिरता है। तभी वो देखता है आसपास काफी सारे क्लैन के लोग बैठे हुए थे। उसकी नज़र जांग फेंगम्यान पर जाती है और वो उससे कहता है, अंकल जांग मुझे माफ़ कर दीजिए। जांग फेंगम्यान उससे कहता है, तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तुम्हें लान वांगजी से माफ़ी मांगनी चाहिए। लान चिरान वियिंग से गुस्से में कहता है, वे वुशन तुम इस शादी से बचना चाहते हो, जबकि तुम और वांगजी। इसके आगे लान चिरान कुछ नहीं कह पाता। सारे लैंड मेंबर्स की नजरें उसकी तरफ ही थीं। लान चिरान गुस्से में वे वुशन से शेमलेस कहता है। तभी रेड ड्रेस पहने कोई वियिंग की तरफ चला आ रहा था। वियिंग की आंखें झुकी हुई थीं। जैसे जैसे वो अपनी आंखें ऊपर करता है उसकी नज़र वांगजी पर पड़ती है और उसे वही जिद्दी लड़का याद आ जाता है जिसके साथ वो खेला करता था। वो उससे कहता है, लिटिल लैन, इसका मतलब तुम लान वांगजी हो। वियिंग काफ़ी देर तक उसकी तरफ ही देखता रहता है और मन में सोचता है, ये जिद्दी लड़का इस ड्रेस में तो बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन कुछ समय बाद वांगजी वहां से चला जाता है। वियिंग सोचता है, क्या वो मुझसे नाराज है। लेकिन तभी वांगजी बेचैन अपने हाथ में लेकर वियिंग की तरफ आगे बढ़ता है। वियिंग सोचता है, अब तो ये मुझे जान से मार देगा। लेकिन वांगजी उसके ऊपर बंधी वो सारी रस्सियां काट देता है। वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसकी सारी रस्सियां निकालने लगता है। ये सब करते वक्त भी वांगजी के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे। उसके ऊपर से सारी रस्सियां हटाने के बाद वांगजी खड़ा होता है और उसका हाथ मांगता है। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यही खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं। आज का वीडियो भी आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।